यदि आपसे कोई पूछे कि देश में आपातकाल की बात जब आपके दिमाग में आती है तो जनता और सरकार को लेकर क्या छवि बनती है। यही ना कि जनता को बोलने का अधिकार नहीं होता, विरोध का अधिकार नहीं मिलता और सरकार के मन में जो आए वो कर लेती है। आमतौर पर यही बात सोची समझी जाती है। तो इसी बात को दिमाग में रखते हुए दिल्ली की मोदी शाह की सरकार और दिल्ली पुलिस का नया कारनामा देखिए और खुद ही बताइए कि आज का अमृतकाल किसी आपातकाल से कम है क्या। जी हाँ, मसला बड़ा गंभीर है। बारीकी से देखेंगे तो बात बहुत बड़ी नजर आएगी। उधर कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने नफरती चिंटुओं को कंट्रोल करने के लिए एक नया कानून बनाया है। इस कानून में क्या प्रावधान है, भारतीय जनता पार्टी के लोग क्यों विरोध कर रहे हैं और वहां की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को याद करते हुए क्यों ये कानून डिफेंड किया, सब कुछ देखेंगे। उधर पूर्व चीफ जस्टिस बी.आर. गवई को एक नई नौकरी मिली है। कौन सी नौकरी मिली है और क्यों अब एक अलग तरह की चर्चा शुरू हो गई है नए फार्मूले पर, उस पर भी बात करेंगे। और बात तो बीजेपी एनडीए के उस सिस्टम की भी करेंगे जहां पर डीएम को फोन करके चुनाव का परिणाम बदल दिया जाता है और जब बात सामने आ जाए तो सारा ठिकरा टेक्नोलॉजी पर फोड़ दिया जाता है। इन सभी मुद्दों पर एकदम तगड़ी वाली चर्चा करेंगे, मगर उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा अनुरोध है। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा आपको मालूम है कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर नहीं चलते, तभी खुलकर उन मुद्दों पर बात हो पाती है जिन्हें छुपाने के लिए गोदी मीडिया को पैदा किया गया है। हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या अपने मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले बात करते हैं कि इमरजेंसी में क्या होता है। हालांकि 1975 वाली इमरजेंसी के बारे में ईमानदार एनालिसिस करने वाले साफ तौर पर बताते हैं कि आम जनता को कोई परेशानी नहीं झेलनी पड़ी। हाँ, विपक्ष के नेताओं को जरूर कैद में रखा गया, सालों तक कैद में रखा गया। उन्हें विरोध करने और बोलने की आज़ादी नहीं मिली और उसके पीछे का एक कारण यह भी था कि इमरजेंसी की घोषणा के पीछे भी यही लोग थे। इन लोगों ने देश की सेना और पुलिस तक से कह दिया कि आप सरकार की बात मानना शुरू कर दीजिए, यानी पूरे देश में उथल पुथल मचाने की प्लानिंग थी। बहरहाल इमरजेंसी के दौरान देश की बहुत सारी चीजें ठीक तरीके से भी चलने लगी। रेलवे के बारे में खुद हमारे विश्वगुरु ही कहते हैं कि इमरजेंसी में सब ठीक ठाक चलता था, समय पर रेलवे चलती थी। मगर इन सब के बावजूद इमरजेंसी इमरजेंसी है। लेकिन अगर उसके मूल लक्षण को देखें तो यही नजर आता है कि लोगों को बोलने की आज़ादी, विरोध करने की आज़ादी छीन ली जाती है और सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोग अपनी मर्जी से सब कुछ चलाते हैं। अब आप इस खबर को देखिए, 1975 और 2025 के भारत की तुलना कीजिए। देखिए कि इन 50 सालों में क्या फर्क आया है। हाल ही में संसद के दोनों सदनों में मनरेगा को खत्म कर दिया गया और एक नई व्यवस्था लागू कर दी गई। इस नई व्यवस्था में कितनी सारी बुराइयां हैं, कैसे काम के अधिकार को छीनकर लोगों को सरकारी कृपा पात्र बना दिया गया है और केंद्र सरकार ने कितना लंबा चौड़ा झोल मचाया है, इन सब पर हमने इस वीडियो में विस्तार से बात किया है। नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा है। फिलहाल मसला ये है कि जब देश के करोड़ों मजदूरों को लेकर इतना बड़ा फैसला हो गया तो जाहिर तौर पर लोगों के बीच चिंता होगी, लोग विरोध करेंगे, अपनी बात रखेंगे, सवाल करेंगे। तो यहाँ भी वही हुआ, कई सारे संगठन प्रदर्शन करना चाहते थे, उन्हें कहीं भी प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं मिली। और तो और जब इस मोर्चे का एक छोटा सा प्रतिनिधिमंडल तख्तियां लेकर दोपहर के वक्त जंतर मंतर पहुंचा, जिसमें 5 सांसद भी शामिल थे, एक सांसद कांग्रेस के, 2 डीएमके से, एक सीपीआईएमएल, एक सीपीआईएम से, यानी कुल 5 सांसद विरोध करने पहुंचे तो पुलिस ने इन्हें जबरन वहां से हटा दिया। आप अपने स्क्रीन पर दिल्ली पुलिस का यह पत्र देखिए जिसमें साफ साफ कहा गया है कि यहां पर कोई भी प्रदर्शन करने के लिए 10 दिन का पूर्व नोटिस जरूरी है। यानी अगर आपको 11 तारीख को किसी महीने में प्रदर्शन करना है तो उस महीने की 1 तारीख को नोटिस देना पड़ेगा पहले से। अब इसे लेकर मोर्चा ने जो सवाल उठाया है जरा उसको सुनिए, ये सवाल कितने वाजिब हैं। इन लोगों ने कहा है कि जो सरकार 4 घंटे की पूर्व सूचना देकर नोटबंदी कर देती है, आपको याद तो होगा ही, रात 8 बजे प्रधानमंत्री आए, प्रकट हुए और उन्होंने कह दिया कि 12 बजे के बाद 500 और 1000 के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। यानी दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश को सिर्फ 4 घंटे का नोटिस दिया गया, वो भी रात के 8 से 12 बजे तक, जिस दौरान देश की ज्यादातर आबादी सोई हुई होती है। इसी तरह कुछ घंटे पहले ही सूचना देकर पूरे देश में लॉकडाउन लगा दिया गया। आपको ये भी याद होगा कितने दिन का समय दिया गया था। यानी इतने बड़े देश को बंद करने के लिए अचानक फैसला हो जाता है, इतने बड़े देश में नोटबंदी करने के लिए भी अचानक फैसला हो जाता है। और तो और कुछ घंटे की ही पूर्व सूचना पर मनरेगा को निरस्त करने का एक नियम ला दिया जाता है, नई योजना लागू कर दी जाती है और कुछ ही घंटे उस पर बहस हो पाती है, कानून बना दिया जाता है। मगर उसी कानून का विरोध करने के लिए जो स्थान पहले से निर्धारित हैं वहां शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के लिए भी 10 दिन पहले आपको नोटिस देना होगा। सोचिए ये कितना हास्यास्पद है। सरकार कुछ ही घंटे में पूरे देश की व्यवस्था पलट सकती है, कई कानूनों को रद्द कर सकती
सकती है, कई कानूनों में बदलाव ला सकती है, मगर उन्हीं का विरोध करने के लिए देश की जनता को 10 दिन पहले नोटिस देना होगा। सवाल यह है कि 10 दिन पहले नोटिस देने की जरूरत क्यों है? शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए? तो इसके पीछे का एक साइंटिफिक कारण समझिए, मनोवैज्ञानिक स्थिति समझिए। कहा जाता है कि जब आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा हो तो कुछ सेकंड के लिए शांत हो जाइए, ठहर जाइए, फिर परिस्थिति बदल जाती है। कुछ सेकंड पहले आप गुस्से में न जाने क्या क्या बोलने या करने वाले होते हैं, कुछ सेकंड बाद आपका दिमाग बदल जाता है, पलट जाता है। और यहाँ तो 10 दिन की कहानी है। 10 दिन में अमृतकाल की सरकार क्या क्या नहीं कर सकती है, करवा सकती है, क्या क्या नहीं बदल सकती है। जब 10 दिन पहले नोटिस दिया जाएगा तो उस नोटिस में संगठन का नाम होगा, संबंधित लोगों की जानकारी भी होगी, और 10 दिन के भीतर उन लोगों को चुन चुन के चुप कराने, डराने, धमकाने के सारे प्रयास किए जा सकते हैं। उन्हें नजरबंद किया जा सकता है, उठाकर किसी मामले में जेल भी भेजा जा सकता है। यानी सीधे सीधे ये प्लानिंग है हर तरह के विरोध की आवाज को दबा देने की। खाता न बही जौन फलाने कहें तवने सही, फलाने चाहे तो 2 घंटे में कोई भी फैसला ले लें, उसको आपके ऊपर थोप दें, और लोगों को यदि विरोध भी करना हो तो 10 दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा। उसके बाद भी फैसला सरकार करेगी कि नोटिस का क्या करना है। क्या यहाँ पर आपको जनता के अधिकार को चलते हुए नजर नहीं आ रहे? क्या आपको नहीं लगता कि सरकार जरूरत से ज्यादा जनता के कपार पे चढ़ती जा रही है? आखिर ये कैसा लोकतंत्र है जहां सत्ता कुछ भी कर सकती है और जनता विरोध भी नहीं कर सकती? विरोध करने के लिए भी उसे सत्ता से अनुमति लेनी होगी, उसी सत्ता से जिसके कार्यों का विरोध करना है। अगर यह सामान्य परिस्थिति है तो फिर इमरजेंसी क्या है? आलोचना करने पर नेहा सिंह राठौर के खिलाफ एफआईआर हो जाती है, कहीं कोई सुनवाई नहीं, अदालतें सुनने से इनकार कर देती हैं। अपना अधिकार मांगने पर सोनम वांगचुक को कैद कर लिया जाता है, वो भी ऐसा अधिकार जो खुद बीजेपी ने देने का वादा किया था। आवाज उठाने पर देश के बहुत सारे नौजवानों को सालों साल जेलों में सड़ाया जाता है। सामाजिक कार्यकर्ताओं को ऐसी स्थिति बना दी जाती है कि उनकी मृत्यु हो जाती है, मगर फिर भी हुजूर कहते हैं कि हम लोकतंत्र की अम्मा हैं, लोकतंत्र हमारी रगों में बहता है। और इससे भी बड़ा सवाल यह है कि मनरेगा के खात्मे का विरोध करने के लिए सिर्फ 5 सांसद पहुंचे, जबकि विपक्ष के पास कम से कम 250 सांसद हैं, और लगभग 250 में से मात्र 5 सांसद होते हैं। क्या इसे माना जाए कि भारत का विपक्ष लोकतंत्र के लिए कुछ कर रहा है? जरा सोचिए, अगर 250 सांसद एक साथ यहाँ होते और उनके अन्य लोग भी होते तो क्या इतनी आसानी से पुलिस सबको हटा देती? और हटाती भी तो पूरे देश में आवाज जाती। आखिर देश के करोड़ों मजदूरों का, उनके रोजगार का, रोजी रोटी का, उनके परिवार के पालन पोषण का सवाल है। कांग्रेस के 99 में से सिर्फ 1 सांसद पहुंचता है। समाजवादी पार्टी का कोई अतः पता नहीं, टीएमसी का भी कुछ अतः पता नहीं, और सब अपने आप को विपक्ष ही बताते हैं। सवाल यह है कि क्या ट्विटर पर खाली 2 लाइन का शेर लिख देने से समाजवादी पार्टी सत्ता में आ जाएगी और उसका विपक्ष का रोल पूरा हो जाएगा? क्या अन्य पार्टियां भी यही काम करती रह जाएंगी? कांग्रेस भी यही करती रह जाएगी? जरा सोचिए कि इतने बड़े बदलाव पर भी संगठित विरोध क्यों नहीं हो पा रहा है, जब आपको मालूम है, सबको मालूम है कि संसद में आपका बोलना ज्यादातर लोगों तक नहीं पहुंचता है। हमने भी इस मामले पर जो वीडियो किया, औसतन जितना देखा जाता है हमारा वीडियो, उससे बहुत कम देखा गया। सवाल यह है कि लोगों ने कम देखा या फिर देखने नहीं दिया गया, क्योंकि अमृत काल में कुछ भी हो सकता है। बहरहाल अब इधर खबर देखिए, भारत के पूर्व चीफ जस्टिस BR गवई को नालसार में डॉक्टर BR अम्बेडकर चेयर प्रोफेसर नियुक्त किया गया है, यानी नई नौकरी मिली है। यह संस्था तेलंगाना सरकार के वित्तीय सहयोग से चलती है। इसके पहले हमने देखा था कि पूर्व चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ को नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली में स्पेशल प्रोफेसर बनाया गया। अब लोग कह रहे हैं कि कुछ साल पहले तक माननीय लोग तमाम संवैधानिक पदों पर बिठाए जाते थे, किसी को राज्यपाल तो किसी को किसी संस्था का, किसी आयोग का मुखिया बनाया जाता था, और किसी को तो राज्यसभा में डायरेक्टर कुर्सी मिल जाती थी, और खूब विवाद भी हुआ। तो क्या अब उन विवादों से बचने के लिए कोई नया रास्ता निकाला गया है? हालांकि हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि ये कौन सा रास्ता है, किसकी कृपा से मिला है, मगर खाली सवाल है, क्योंकि संवैधानिक पद देने और सरकारी इनाम मिलने की खूब आलोचना होती थी। कहा जाता था कि कुर्सी पर बैठ के मिलाड लोग सरकार को मदद पहुंचाते हैं, उनके फायदे का काम करते हैं, और रिटायरमेंट के बाद सरकार की तरफ से इनको इनाम मिलता है। तो क्या उन्हीं विवादों से बचने का कोई नया फार्मूला निकाला गया है? लोग ऐसे सवाल कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। हालांकि चीफ जस्टिस बनने से पहले ही गवई साहब कहा करते थे कि रिटायरमेंट के बाद का हमारा कोई प्लान नहीं है जी, यानी हमें सरकार से कुछ नहीं चाहिए। कुर्सी पर रहते हुए भी कई बार ये बात बोले। अब इन विश्वविद्यालयों में नियुक्ति के पीछे का फार्मूला क्या है हमको नहीं पता। सब कुछ साफ सुथरा है, ईमानदारीपूर्ण है, या कहीं कुछ अमृतकाल लगा हुआ है, ये भी हमको नहीं पता, क्योंकि फलाने हैं तो मुमकिन है। वैसे पूर्व चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने भी कहा था कि रिटायरमेंट के बाद कोई पद नहीं चाहिए, कोई भूमिका नहीं रहेगी, और अब तक खबरों के अनुसार उन्होंने कोई पद ग्रहण नहीं भी किया है। बहरहाल काबिल व्यक्ति को खाली बैठना भी नहीं चाहिए, लेकिन हाँ, चोरी करके किसी को जबरदस्ती काबिल बनना भी नहीं चाहिए। इस खबर को देखिए, हाल ही में बिहार विधानसभा चुनाव के बाद एनडीए को 220 सीटें मिली, और उसके बाद हर तरफ चर्चा है कि वोट चोरी करके चुनाव जीते हैं, केंचुआ की मिलीभगत के आरोप लग रहे हैं। इसी बीच जीतन राम मांझी का एक वीडियो सामने आया, जिसमें वो खुले मंच पर पब्लिक के सामने कह रहे हैं कि साल 2020 में विधानसभा चुनाव जब हुआ था ना, तो एक सीट पर एक उम्मीदवार 2700 वोटों से हार रहा था, लेकिन मैंने डीएम से बात करके उसको चुनाव जितवा दिया।
अपने भाषण में वो तत्कालीन डीएम अभिषेक सिंह का जिक्र कर रहे हैं, जो कि त्रिपुरा कैडर के 2006 बैच के आईएएस अधिकारी थे। 2023 में इन्होंने नौकरी छोड़ दिया। जीतन राम मांझी मंच से कहते हुए देखे जा सकते हैं कि वही उम्मीदवार इस बार चुनाव हार गए। अगर हमसे कहते तो हम जितवा देते। जैसे साल 2020 में उन्होंने हमसे कहा था कि हम हार रहे हैं, कोई उपाय है तो लगाइए, तो मैंने डीएम को फोन करके जितवा दिया था। 2025 में खाली 1600 वोट से हारे, लेकिन एको बार हमसे बताए नहीं। पता नहीं उनके दिमाग में क्या हो गया था, मैदान छोड़कर भाग गए। मुझे बताया नहीं, बताते तो मैं जुगाड़ लगा देता। ये सारी बातें जीतन राम मांझी टेकारी सीट से अपने प्रत्याशी अनिल कुमार की हार के बारे में कह रहे थे। यानी जो आरोप पिछले कई साल से लग रहे हैं कि बीजेपी और एनडीए के लोग, खुद गृहमंत्री पर आरोप लगता है कि वो लोग फोन करके हड़काते हैं, अधिकारियों पर दबाव बनाते हैं, काउंटिंग में हेराफेरी करवाते हैं। इन आरोपों की पुष्टि कहीं न कहीं एनडीए के केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ही कथित रूप से कर रहे हैं। और जब विवाद खड़ा हो गया तो कहने लगे कि मेरे वीडियो के साथ छेड़छाड़ करके वायरल कर दिया गया जी, और जाति का कार्ड भी खेलना शुरू कर दिए। कह रहे हैं कि मुसहर के लाल को बदनाम करोगे, अब मुसहर के बेटे को कोई न तो अपमानित कर सकता है, न ही बेवकूफ़ बना सकता है। वैसे ही अच्छा है, पहले कांड करो, फिर अपने कांड का खुलासा अपनी जबान से करो। जब सवाल खड़े हो जाएं तो जाति वाला कार्ड निकाल लो। सवाल यह है कि यदि जीतन राम मांझी ने दबाव बनाकर अधिकारी से कह के चुनाव में हेराफेरी करवाई, तो इसमें पूरे मुसहर समाज का क्या लेना देना है? अगर इन्होंने चोरी करवाया है, खुद चोर हैं, तो क्या पूरे मुसहर समाज को चोर बता देंगे? इस हिसाब से तो केंद्रीय मंत्री रह के सत्ता की जो मलाई चाट रहे हैं, वो मलाई भी पूरे मुसहर समाज को बंटनी चाहिए। अकेले अकेले काहे खा रहे हैं? क्या समाज केवल तब याद आता है जब खुद को सुरक्षा कवच चाहिए? लाभ में समाज का हिस्सा क्यों नहीं है? बहरहाल, कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने नफरती चिंटुओं की जबान पर लगाम लगाने के लिए एक नया कानून बनाया है। विपक्ष को यानी भाजपा के जोरदार विरोध के बीच कर्नाटक विधानसभा ने 18 दिसंबर को घृणास्पद भाषण और घृणा अपराध रोकथाम विधेयक पारित कर दिया। इस विधेयक में नफरती भाषण के लिए 7 साल की कैद और 50,000 के जुर्माने का प्रावधान है। यह विधेयक सार्वजनिक रूप से मौखिक, लिखित या सार्वजनिक या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किए गए संचार को कवर करेगा। यानी बोलकर, लिखकर या सोशल मीडिया पर, यानी किसी भी माध्यम से यदि आपने नफरत फैलाने वाली बात की तो इस कानून के दायरे में आ जाएंगे। इस कानून में कम से कम 1 साल की कैद का प्रावधान है, जिसे 7 साल तक बढ़ाया जा सकता है। साथ ही साथ 50,000 के जुर्माने का भी प्रावधान है। और यदि बार बार किसी व्यक्ति ने यानी आदतन अपराध किया तो कम से कम 2 साल की सजा होगी और 7 साल तक इसे बढ़ाया जा सकता है। जुर्माने के रूप में 1 लाख रुपए की वसूली की जा सकती है। इस विधेयक को पेश करते हुए कर्नाटक के गृह मंत्री परमेश्वर ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सांप्रदायिक घृणा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जरूरत है। नफरती भाषणों के कारण हत्याएं और सामूहिक हिंसा बढ़ रही है, जो कि सामाजिक सद्भाव को नुकसान पहुंचा रहा है। परमेश्वर ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य नफरती भाषणों और अपराधों के प्रसार, प्रकाशन या प्रचार को रोकना है और उस पर अंकुश लगाना है। ऐसा हर भाषण या प्रचार जो समाज में किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के ग्रुप को किसी के खिलाफ भड़काता हो या घृणा पैदा करता हो, इन सब को रोकना हमारा लक्ष्य है। अब सवाल यह है कि कर्नाटक की सरकार ने कानून तो बना लिया, तो उसका पालन कितना होगा? सवाल यह भी है कि देश भर में नफरती चिंटू जितने एक्टिव हैं और उन्हें जितना संरक्षण प्राप्त है, क्या उन्हें रोकने के लिए अब तक कर्नाटक के पास कोई कानून नहीं था? जहां भाजपाई सिस्टम है, बीजेपी की सरकार है, वहां तो हम सवाल नहीं कर सकते, क्योंकि पूरा सिस्टम ही चिंटुओं को बचाता है, चिंटुओं से भरा हुआ सिस्टम है। मगर जहां विपक्ष की सरकारें हैं, क्या वहां नफरती भाषणों और नफरतबाजों को रोकने का कोई कानून पहले से नहीं था? इसका जवाब है कि कानून तो है, मगर इंप्लीमेंट नहीं किया जाता। अब देखना यह है कि नया कानून बनने के बाद क्या कर्नाटक की कांग्रेस सरकार नफरती चिंटुओं पर लगाम लगाती है, लगाम लगा पाती है, या केवल ये कानून कागज में ही रह जाता है? वैसे आप इस मामले पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।